Hello students. Hello students. In the previous video, we have discussed about the work, kinetic energy and potential energy. Now we have our new topic, power. तो पावर क्या होती है? पावर एक्चुअली डेफिनेशन तो इसकी वन लाइन की है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, लेकिन इसकी जो सेंस है वो हमें समझनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो रनर हैं ए और बी और हम उनसे कहें कि भाई ठीक है आप रन कीजिए, तो हम ये देखते हैं कि दोनों ने रन करना शुरू किया, तो पहला चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया और फिर तीसरे चक्कर में क्या हुआ, बी रुक जाता है, लेकिन ए तीसरा भी चक्कर लगाता है और चौथा भी चक्कर लगाता है। तो हम ये देखते हैं कि ज्यादा चक्कर किसने लगाए, ए ने। बी दो राउंड के बाद ही क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो अगर हमसे पूछा भाई किसने ज्यादा वर्क किया, तो हम कहेंगे ए ने ज्यादा वर्क किया, बी ने कम वर्क किया। तो सेंस क्या आती है कि भाई ए की जो पावर है वो बी से क्या है, ज्यादा है। तो हम अपनी डेली लाइफ में पावर को वर्क से कोरिलेट कैसे करते हैं? नंबर वन, हम ये कहते हैं कि हायर द वर्क, हायर द पावर, यानी जो जितना ज्यादा वर्क करेगा उसकी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। तो यानी पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, जिसका वर्क ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। एक बात ये, फिर हम इसी सिचुएशन को ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई हमारे पास दो रनर हैं ए और बी, और हमने कहा भाई आप रन कीजिए और आपको केवल एक ही राउंड लगाना है और एक राउंड के बाद आपको रुक जाना है। तो दोनों ने दौड़ना शुरू किया और वन राउंड कंप्लीट कर लिया दोनों ने, तो यानी दोनों ने एक चक्कर लगा लिया, यानी वर्क तो दोनों ने इक्वल किया है। फिर हम ये देखते हैं कि भाई वर्क किसने जल्दी किया और किसने लेट किया। तो मान लीजिए ए जो है वो अपना चक्कर पूरा कर लेता है 5 मिनट में, और जो बी है वो अपना चक्कर पूरा करने में लगाता है 6 मिनट। तो यानी कम टाइम किसने लिया, ए ने। तो तब हम ये कहेंगे ए की पावर ज्यादा है। यानी पावर को हम दो चीज से कोरिलेट करते हैं। नंबर एक, किसने ज्यादा वर्क किया उसकी पावर ज्यादा, और अगर पावर वर्क सेम है तब हम पावर को आइडेंटिफाई करते हैं टाइम से कि भाई ठीक है अगर वर्क इक्वल है तो फिर हम ये देखते हैं कि वो किसने कितनी जल्दी किया या किसने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया। तो हम ये दूसरी चीज हमारी ये बात निकल के आई कि लोअर द टाइम, यानी टाइम जितना कम लगेगा पावर उतनी ही ज्यादा होगी, हायर द पावर। तो यानी जो पावर है वो टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये दो बातें सामने निकल के आई कि अगर हमें प्यारे बच्चों किसी की पावर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है या कैलकुलेट करना है, तो हमें उसकी दो ही चीजें कैलकुलेट करनी होती हैं, एक उसका वर्क और एक उसका टाइम। तो अगर हम ये बोले बाय फर्स्ट एंड बाय सेकंड, तो वी हैव पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। यानी जो पावर है वो केवल दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, वर्क पे और टाइम पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। किसी काम को कितना किया गया और कितनी जल्दी किया गया वही इसकी क्या है, पावर। क्लियर हो गया? तो बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पावर। दूसरी बात, अगर इससे पूछ लिया जाए कुछ इसके बारे में बातें, तो सबसे पहले तो पावर क्या है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो पावर क्या है वो क्या है प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि पावर का फॉर्मूला देखिए, वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या है स्केलर, टाइम क्या है स्केलर। तो दोनों पावर दो चीजों पर डिपेंड करता है, दोनों ही स्केलर है, तो पावर अपने आप में भी क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो है इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई
यूनिट। तो देखिए SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ये ध्यान रखने वाली बात है, जो पावर की SI यूनिट है दैट इज वाट। कैसे? जो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे जेम्स वाट, ठीक है, जिन्होंने इंजन की डिस्कवरी करी थी, तो उन्हीं की रिस्पेक्ट में इसको ये यूनिट दी गई वाट। तो SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ओके, चलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 वाट किसके बराबर होता है, तो देखिए P इज इक्वल टू W/T। तो पावर 1 वाट, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो जो 1 वाट होता है वो किसके बराबर होता है 1 जूल ओवर 1 सेकंड। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 सेकंड में कितना वर्क करे 1 जूल वर्क करे तो उसकी पावर क्या हो जाती है 1 वाट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन 1 वाट तो आप बोलेंगे इट इज द पावर व्हेन 1 जूल वर्क इज परफॉर्म इन 1 सेकंड। ठीक है, देख लीजिए 1 वाट इज द पावर, किसी भी बॉडी की पावर 1 वाट हो जाएगी व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड। क्लियर? अगर कोई बॉडी 1 सेकंड में 2 जूल वर्क करेगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 2 वाट। अगर कोई बॉडी एक सेकंड में 5 जूल वर्क करेगी तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 5 वाट। क्लियर हो गई बात? तो ये सिंपल सी बात है। तो ऐसा यूनिट वाट, 1 वाट कितना होता है ये क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा इसकी और भी कुछ यूनिट होती हैं, जैसे सम अदर, जैसे हॉर्स पावर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, हॉर्स पावर भी इसकी क्या होती है यूनिट होती है पावर की, और 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये रिलेशन होता है। 746 वाट जब हो जाए तो उसको हम क्या बोल देते हैं 1 हॉर्स पावर। ठीक है, अगर कोई ये बोले कि भाई जैसे कहा जाए कि भाई एक ऑब्जेक्ट है उसकी पावर क्या है 1 हॉर्स पावर है, तो इसकी सेंस क्या निकली, यानी वो ऑब्जेक्ट 746 जूल वर्क करती है कितना 1 सेकंड में। क्लियर? नॉर्मली हमारे जो व्हीकल्स होते हैं कार, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स जो हमारे होते हैं उनकी जो पावर होती है वो किसमें काउंट होती है हॉर्स पावर में। इंजन, ऑटोमोबाइल के जो इंजन होते हैं, कार तो खैर नहीं बोलेंगे क्योंकि कार मोशन नहीं करती, उसका जो इंजन होता है वो उसको मोशन कराता है। तो जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल होते हैं, कार, ट्रक, ठीक है, बाइक, तो उनके अंदर क्या होते हैं ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं। तो वो जो ऑटोमोबाइल इंजन है वो वर्क करते हैं, मोशन देते हैं, तो उनकी भी क्या होती है पावर होती है, और वो पावर किसमें काउंट होती है हॉर्स पावर में। तो ये क्लियर हो गया? नॉर्मली ये जो यूनिट है हॉर्स पावर ये किसके लिए यूटिलाइज होती है ऑटोमोबाइल इंजन्स के लिए, जितने भी इंजन होते हैं। ठीक है ना? ओके, इसके बाद डेफिनेशन हो गई, नेचर हो गया और यूनिट हो गई। ठीक है, इसकी डायमेंशन और देख लेते हैं। इसकी डायमेंशन क्या होगी पावर की? तो पावर की जो डायमेंशन होगी, आपको मालूम है पावर क्या होती है, व्हाट इज पावर जूल ओवर सेकंड। तो इसको हम कैसे करेंगे देख लीजिए। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो प्यारे बच्चों पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन क्या होती है बताइए? वर्क की डायमेंशन ml2 t-2, दिस इज द डायमेंशन ml2 t-2। इसके बाद ये क्या हो जाएगा t। तो प्यारे बच्चों क्या मिला आपको ml2 t-3, दिस इज द डायमेंशन। तो ये छोटी छोटी बातें किसके बारे में पावर के बारे में, लेकिन पावर को अप्लाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा।
ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा था कि भाई पावर क्या होती है, लेकिन पावर को अप्लाई कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि वर्क किस तरह का हो रहा है। यानी पावर को अगर हमें काउंट करना है तो बस हमें केवल उस सिचुएशन का क्या वर्क काउंट करना होता है। अगर हमें उस सिचुएशन का वर्क पता चल जाए तो हमें उस सिचुएशन की क्या पावर पता चल जाती है। लेट्स सी, ठीक है, एक एक करके जरा समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए सपोज कीजिए केस 1 हम बात करते हैं। ये हम लेते हैं, कोई भी एक केस ले लिया हमने, ठीक है। जैसे हमने केस लिया लिफ्टिंग अ बॉडी, हम किसी भी बॉडी को क्या कराते हैं, लिफ्ट कराते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारे पास एक सरफेस, प्यारे बच्चों ये हमारे पास एक सरफेस और इस पर ये कोई m मास की क्या है, बॉडी है, और हमसे कहा गया कि इस बॉडी को h हाइट तक लेकर जाइए। इस बॉडी को क्या करना है, h हाइट लिफ्ट कराना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई एक फोर्स लगाएंगे इसको ऐसे यहां तक लाने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसका क्या होगा, mg होगा। अगर बॉडी हल्की है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बॉडी हैवी है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यानी कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg के बराबर ही तो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो इस बॉडी को A से B तक लाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg। बात समझ आ गई? तो फोर्स अप्लाई टू मूव बॉडी A टू B, कितना अप्लाई करेंगे, mg। बॉडी को A से B तक लाने में कितना फोर्स लगेगा, mg। बात समझ आ गई? तो वर्क डन टू मूव बॉडी A टू B, तो इसको बॉडी को A से B तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, mg, कितना डिस्प्लेसमेंट, h हाइट तक लेके जाना पड़ेगा। तो इस बॉडी को A से B तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, mg। तो पावर तो निकल जाएगा। तो पावर कितना होता है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना करा है, mgHd, ठीक है। तो दिस इज द, जब पावर होगी इस केस में पावर कितनी होगी, mgh/t, दिस इज द पावर। तो इस तरह का अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिल गया, अगर आपको इस तरह का न्यूमेरिकल दिया जाए कि एक बॉडी है, इसको h हाइट तक ऊपर लेके जाया गया है, ठीक है, तो पावर बताइए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को 10 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाता हूं, बताइए मैंने कितना, मेरी पावर क्या है। तो इसको यहां से यहां ले जाने में वर्क निकालिए और मैंने कितना टाइम लिया इसको लिफ्ट कराने में, वो निकालिए। तो दिस इज क्लियर, बॉडी का मास कितना उसको लिफ्ट कराया, टाइम। ये बात समझ आ गई? ओके, चलिए इसी में ही दूसरा केस देखते हैं, केस सेकंड। यहां पर जब हम बॉडी को A से B तक ले जा रहे हैं तो यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, देयर इज नो फ्रिक्शन। लेकिन एक केस कई बार न्यूमेरिकल में ऐसा आता है कि हम बॉडी को लिफ्ट करा रहे हैं तो बॉडी का वेट तो है ही mg, हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg के बराबर। लेकिन जब हम बॉडी को लिफ्ट कराते हैं तो उस वक्त हमें एक फ्रिक्शन भी लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये देखिए, यहां कोई ये कोई एक लिफ्ट है, ठीक है प्यारे बच्चों, दिस इज लिफ्ट, ओके। और यहां इसमें कोई बॉडी है m मास की, और यहां ये कोई मोटर है, ठीक है। और ये मोटर क्या करता है, इस रोप से इस लिफ्ट को क्या करता है, उठाता है। बात समझ आ गई? चलिए, तो ये जो रस्सी है ये कितना फोर्स लगाएगी, ये मोटर कितना फोर्स लगाएगी, तो डेफिनेट है
mg के बराबर, कितना, mg के बराबर। लेकिन अगर इस लिफ्ट को उठाते वक्त यहां दीवारों के बीच में फ्रिक्शन भी लग जाए, क्या लगे, अगर यहां पर क्या आ जाए, जब ये लिफ्ट चलती है तो ये फ्रिक्शन भी महसूस करती है, तो मोशन किधर हो रहा है, अपवर्ड, मोशन किधर है, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे। तो यानी ये जो फोर्स है, देखिए यहां तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ा, बॉडी के बराबर, क्योंकि नीचे की तरफ कितने फोर्स है, mg, लेकिन इस केस में डाउनवर्ड कितने फोर्स है, एक तो बॉडी का वेट और फ्रिक्शन, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg और फ्रिक्शन के अगेंस्ट। क्लियर हो गई बात। डाउनवर्ड, यहां डाउनवर्ड कितना फोर्स है, mg, तो अपवर्ड क्या लगेगा, mg। यहां डाउनवर्ड कौन है, mg और फ्रिक्शन, तो उतना ही फोर्स हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जो पावर आ जाएगी, यहां पर जो वर्क होगा, तो वर्क क्या हो जाएगा, मान लीजिए लिफ्ट को कितना ऊपर लेके गए, h हाइट ऊपर लेके गए, तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, एक तो इसको लिफ्ट कराना है प्लस फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करना है, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू आर, आर क्या होता है, mg, ठीक है। तो म्यू mg और कितना लेके गए, h हाइट, क्लियर हो गया। तो दिस इज द वर्क, तो पावर क्या निकल जाएगी, वर्क अपॉन टाइम, यानी mg प्लस म्यू mg h ओवर टाइम। तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो केवल mg और फ्रिक्शन है तो mg प्लस फ्रिक्शन, ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल को पढ़ते हुए देख लेना है कि जब हम किसी चीज को लिफ्ट करा रहे हैं तो क्या केवल mg है या mg के साथ फ्रिक्शन भी है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं, केस थर्ड। जरूरी नहीं है बॉडी अपवर्ड ही मूव करे, मान लीजिए हमारे पास कोई ये इंक्लाइंड प्लेन है, वी हैव अ इंक्लाइंड प्लेन ए और बी, और हॉरिजॉन्टल से ये इंक्लाइंड प्लेन कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है m मास, और हमें इसको a से b, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमें इधर मोशन कराना है a से b। तो आपको मालूम है ये क्या हो जाएगा, mg, ये थीटा, दिस इज mg cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। क्लियर हो गया। तो वैसे इस बॉडी के अंदर क्या टेंडेंसी होगी, डाउनवर्ड, ये बॉडी नीचे जाना चाहेगी, लेकिन हम इसको कहां ले जाना चाहते हैं, ऊपर, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस mg के बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा, mg sin थीटा। तो न्यूमेरिकल में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस बॉडी को a से b तक ले जाने में आपको कितनी पावर लगानी पड़ेगी, तो पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बताइए इसको यहां से यहां ले जाने में हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, भाई ये बॉडी कितनी फोर्स से नीचे आना चाहता है, mg sin थीटा, तो इसके अगेंस्ट इतनी फोर्स तो लगानी ही पड़ेगी इसको ऊपर ले जाने में, तो यानी mg sin थीटा। a से b, मान लीजिए a से b तक की जो डिस्टेंस है, a से b तक की, वो हम ले लेते हैं l, a से b तक की डिस्टेंस क्या ले लिया, l t। तो इस केस में पावर क्या आ जाएगी, और a से b तक ले जाने में हमने कितना टाइम लिया, सिंपल सी केस है। तो प्यारे बच्चों अगर हमें पावर निकालनी है तो पावर के न्यूमेरिकल इजीली हो जाते हैं, बस हमें फोर्स, हमें एक बार क्या पता चल जाए, वर्क कैलकुलेट हो जाए। अगर आप वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं तो पावर इजीली निकल जाती है, और वर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स पता चल जाए। तो दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो ये जो हमने किया है ये क्या क्या है, अगर सरफेस कैसी है, स्मूथ, ठीक है ना, ये कब करा है, अगर ये मेरी सरफेस कैसी है, सरफेस इज स्मूथ, ठीक है। और अगर यहीं पे क्या हो जाता, फ्रिक्शन हो जाता, देख लीजिए अगर इसी केस में मान लीजिए फ्रिक्शन का केस आ जाता,
ठीक है, तो जो समझदार बच्चे हैं वो कह देते कि सर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये mg, ये हो जाएगा mg cos थीटा, तो डाउनवर्ड क्या लगेगा mg sin थीटा। क्लियर। अब हमें इस बॉडी को कहां लेके जाना है, A से B। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मोशन की डायरेक्शन ये है, तो हमें ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, एक तो इसको ओवरकम करना है, यानी mg के बराबर तो ऊपर फोर्स लगाना ही पड़ेगा क्योंकि mg इसको नीचे लेके आना चाह रहा है। दूसरा, अब मोशन अगर ऊपर है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, नीचे की तरफ फ्रिक्शन भी लगेगा। तो हमें ऊपर की तरफ दो फोर्स लगाने पड़ेंगे, mg sin थीटा और प्लस फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू आर। बात समझ आ गई, फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू आर। यहां पर आर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आर किसके बराबर होता है, देखिए आर किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा यहां पे। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पावर। पावर होगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए यहां पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, एक तो mg sin थीटा को ओवरकम करना है, प्लस फ्रिक्शन को कम करना है। फ्रिक्शन कितना है, म्यू mg cos थीटा अपॉन टाइम। तो समझ में आया बेटा, पावर के न्यूमेरिकल इजी है, बस आपको क्या वर्क पता होना चाहिए और वर्क कैसे निकलेगा, बस आपको एक बार क्या फोर्स कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। तो इंक्लाइन प्लेन में अगर सरफेस स्मूथ है तो केवल आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, mg sin थीटा। और अगर फ्रिक्शन है तो mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी। और फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, म्यू आर। और यहाँ पे r किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के बराबर। क्लियर हो गया। चलिए ओके बच्चों, नेक्स्ट केस करते हैं, केस 4। देख लीजिए, एक बहुत ही बढ़िया चीज सिखाता हूं। मान लीजिए एक बुलेट है, वो सॉरी एक गन है, वी हैव अ गन, ओके। और इसके अंदर क्या है, ये बुलेट। तो जैसे ये इसको फायर करेगा, ठीक है, तो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी अभी कितनी है, 0। लेकिन जैसे ये फायर्ड होती है, आफ्टर बुलेट फायर, जैसे हम बुलेट को क्या करते हैं, फायर्ड कर देते हैं, तो ये बुलेट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इसके पास मास भी है और इसके पास एक क्या है, वेलोसिटी भी है। तो फायर्ड करने से पहले, बिफोर फायर्ड, काइनेटिक एनर्जी 0, और फायर्ड करने के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपसे इस बंदूक की पावर पूछ लेता है कि भाई बता, एक गन है, उसने m मास की बुलेट को इतनी वेलोसिटी से फायर्ड कर दिया, तो बताइए गन की पावर क्या होगी। तो आप सभी को मालूम है पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो अब यहां वर्क क्या होगा, तो प्यारे बच्चों आपको याद है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो हम यहां पर वर्क को क्या ले सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंस वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय, कहां से, वर्क एनर्जी थ्योरम। याद आ गया होगा, ओके। अच्छा, पावर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही होने वाली है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 0 अपॉन टी। तो पावर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टी, तो पावर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ओवर टी। देख लीजिए,
पावर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ओवर टी। क्लियर हो गया? तो ये जो गन है, इस बुलेट को फायर करने में इतनी पावर लगाएगी, और अगर एक बुलेट है तो ये, और अगर इसने n बुलेट फायर्ड कर दी, इफ n bullets are fired, तो क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू, एक बुलेट के लिए क्या था? हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी, तो n से क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो इस तरह के भी न्यूमेरिकल आते हैं कि एक मशीन गन है या गन है, वो इतनी सारी वो क्या करती है, इतने टाइम में इतनी बुलेट्स को क्या कर देती है? फायर्ड कर देती है। तो इतने टाइम में इतनी बुलेट को क्या कर देती है? फायर्ड। बुलेट का मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, गन की पावर बताइए। बहुत ही सिंपल सा केस है, बस आपको ये कहानी पता होनी चाहिए। तो ये केस आपको समझ में आ गया? चलिए ओके बच्चों, नेक्स्ट केस हम देखते हैं, केस 5th। कई बार हम क्या होते हैं, यहां हमने पावर को फोर्स की टर्म में पढ़ा, लेकिन कई बार पावर को हम प्रेशर के टर्म में भी क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें मालूम है पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ओके स्टूडेंट्स, तो पावर का फॉर्मूला प्रेशर के टर्म में कैसे काउंट होगा? तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो पावर इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? व्हाट इज वर्क? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का क्या होता है? देखिए, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है? तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए, तो यहां पे फोर्स इज इक्वल टू हाफ, इसको पावर लिख लेते हैं, दोनों P एक बार आपको कंफ्यूजन न कर दें। पावर, ठीक है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन एरिया, पावर इज इक्वल टू वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पावर इज इक्वल टू फोर्स, पावर ये प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? तो फोर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया। ये बात समझ आ गई? ओके, तो यहां से पावर क्या हो जाएगी? अब ये प्रेशर है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? वॉल्यूम, ठीक है बेटा, अपॉन टाइम। तो इस तरह से ये आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसको पूरा ऐसे लिख लें, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है? अब क्लियर हो गया? तो यहां पे वॉल्यूम क्या है? यहां वॉल्यूम है ये आपका AD, एरिया इनटू ये, ठीक है? बाकी तो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आप पावर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम और प्रेशर के टर्म में भी क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल इस तरह से आ सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास कोई भी एक पाइप है, ठीक है? इस पाइप का आप ये देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसका क्या होगा? एरिया होगा, और जो वाटर है, ये जो वाटर है ये किसी ना किसी वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक है ना? तो ये जो वाटर है, ये पानी है, ये पाइप है, तो पानी कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? v क्या है? वेलोसिटी, ठीक है? तो अगर हम 1 सेकंड ले लें, जरा ध्यान देना, वॉल्यूम पर 1 सेकंड में कितना पानी आएगा? तो यहां पे देखिए, पानी कितने टाइम में आ रहा है? ये टाइम हो जाएगा। कितने वॉल्यूम का आ रहा है? बात समझ आ रही है? तो ये क्या है? वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, एक बात नोट कर लीजिए, आपको मालूम है वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है?
1 सेकंड ले लें तो वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? A इंटू डी। ठीक है, तो एरिया आपको मालूम है और ये जो D है यहां हम क्या ले सकते हैं? वेलोसिटी। ये समझ लीजिए, D का काम कौन करेगा? वेलोसिटी। अगर टाइम हम क्या ले लें? 1 सेकंड, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? एरिया इंटू एरिया गिवन होगा, वेलोसिटी गिवन होगा, तो क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम, और प्रेशर आपको गिवन होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर आपको वही बताया गया कि पावर कैसे निकलेगा, बस आपको वर्क पता होना चाहिए। और वर्क कैसे निकलेगा? तो ये डिफरेंट केसेस होते हैं। ओके, जैसे आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको उतनी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी पावर को काउंट करने